हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इनसाइटेरिया में। कैसे आप लोग, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? थोड़ी सी बाधित हो गई है तैयारी आपकी, क्लासेस हुई नहीं है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन अब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, हमने स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, उसके 3-4 लेक्चर हो चुके थे। आपने उसमें पढ़ लिया था, 2-3 चीज़ें पढ़ ली थी। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में आपने पढ़ा था रिएक्शनें कितने टाइप की होती है स्पीड के बेसिस पे। स्पीड मतलब स्लो स्पीड है कि फास्ट है कि मॉडरेट है, तो उसी बेसिस पे हमने देखा था कि इनकी स्टडी कैसे की जाती है। हमने स्टडी के लिए चुनी थी बेस्ट रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स में मॉडरेट रिएक्शन, कि इसकी स्टडी हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रेट का हम पता कर सकते हैं। अगर वेरी फास्ट है तो भी नहीं पता कर सकते, क्योंकि टाइम का जो गैप है वो बहुत कम है, इंटरवल। और अगर बहुत ज्यादा स्लो है तो भी हम रिएक्शन के ऊपर बैठ नहीं सकते, है ना, कि हम 2-3 साल इंतजार कर लें रिएक्शन की स्टडी करने के लिए, तो इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। तो हमने मॉडरेट रिएक्शन चुनी जिसमें हम अच्छा खासा टाइम दें और उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्टोइकियोमेट्रिक से हम रेट का डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। अगर हम पर्सनल रेट को स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड कर दें उसके, तो वो जो रेट होती है वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाती है। सभी की जितने भी रिएक्टेंट थे और जितने भी प्रोडक्ट थे उनकी इंडिपेंडेंट रेट थी। ठीक है, ये सब हमने 2 वीडियो में पढ़ा था। अगली वीडियो में हमने पढ़ा था रेट लो। रेट लो क्या होता है उसके बारे में हमने चर्चा की। रेट लो किसके प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और उसमें पावर क्या होती है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बताता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है कि रेट की डिपेंडेंसी रिएक्टेंट पर किस तरीके से है। मतलब रिएक्टेंट की मात्रा में अगर हम परिवर्तन करें, सांद्रता, मोलरता, जो भी, तो रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज का। तो वो जिस रेशियो में बढ़ती है उसी के अनुसार हम ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और सिंपल रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस है और उसकी ऑर्डर जो है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल रिएक्शन के लिए जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वही उसकी ऑर्डर होगी, क्योंकि वो सिंगल स्टेप में हो रही है, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी उसमें हमने बोला था कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है वो मल्टीपल स्टेप में होती है। तो मल्टीपल स्टेप में होगी तो हम उसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है। ठीक है, तो ऑर्डर हमें पता नहीं चलेगा। और ऑर्डर है क्या? एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक प्रैक्टिकल फिनोमिना है, हम उसको देख के नहीं बता सकते। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली थी लास्ट के। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो जाके केमिकल काइनेटिक्स इनसाइटेरिया में प्लेलिस्ट में आपको 3-4 वीडियो मिल जाएगी और आज वाली ये वीडियो आ जाएगी। ठीक है, 5वां नंबर है शायद इसका, तो लेक्चर नंबर 5। तो अब हम करेंगे स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब रेट लो हमने पढ़ लिया था। रेट लो क्या था देख लो थोड़ा सा। ये ए है कोई रिएक्टेंट, ये है पी प्रोडक्ट। ठीक है, रेट लो ये था। रेट जो है उस रिएक्शन की किस पे डिपेंड करेगी? के और ए। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगी। अब जो रेट ऑफ यहां जो पावर में आएगी एक्स अल्फा बीटा जो भी आएगी वो कुछ भी हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग ये इस रेट को चेंज करेगी। ठीक है, ऑर्डर है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा। अगर 0 ऑर्डर है तो मतलब ये इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगी। फर्स्ट ऑर्डर है तो मतलब 1 पे डिपेंड करेगी। और हमने वो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन भी कर लिए थे कि ए अगर इतनी इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, बी की इतनी पड़ेगी तो उसमें 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, जो भी थे, जैसे भी क्वेश्चन थे हमने लगा लिए थे पिछली वीडियो में। चलिए, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट और बताना चाहता हूं। क्या? एक छोटा सा पॉइंट बच जाता है बीच में। अभी ये हेडिंग तो है अपनी मेन, इसको बाद में पढ़ेंगे। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, हमें देखना है इसके। मोलिकुलरिटी को बोलते हैं आणविकता हिंदी में। ठीक है, आणविकता। ठीक है, ये क्या होती है, क्या चीज है ये? मान लो कोई रिएक्शन है। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्टेंट के बीच में होती है। रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। अब रिएक्टेंट जो है वो आपस में क्या करते हैं? कोलिजन करते होंगे, उसके पुराने बॉन्ड टूटते होंगे और नए बॉन्ड बनते हैं, इसीलिए तो प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या होगा देखो
कोई रिएक्शन है जैसे ये, बताओ क्या बनेगा? NO2 मैं बना रहा हूं, कितना बनेगा? 2, ठीक है, 2NO2। अब मैं बोलूं इस रिएक्शन की आणविकता कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्री प्लस रिएक्टेंट की स्टोइकियोमेट्री 2 + 1 3। इस रिएक्शन की जो आणविकता या मॉलिक्यूलरिटी है वो 3 है। ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, इसलिए मैं बोल रहा हूं इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 3 है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी जो है सिंपल रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है? सेम होती है। अगर इस रिएक्शन की मैं ऑर्डर की बात करूं तो क्या होगा? ठीक है, 2 और 1 3, इसकी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, अच्छा एक बात बताओ, आणविकता का मैक्सिमम मतलब जो सिंपल मीनिंग है वो क्या है? डेफिनेशन को छोड़ो, सिंपल मीनिंग ये है कि मान लो किसी कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, उसमें मान लो 2 तरीके के मॉलिक्यूल है, ए है और बी है। ठीक है, ए और बी 2 तरीके के मॉलिक्यूल है। अब ए और बी मॉलिक्यूल आपस में क्या करेंगे? टक्कर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्ट बनेगा ए प्लस बी से, मान लो कोई प्रोडक्ट बन रहा है ए बी, ठीक है, ए और बी के कोलिजन होने की संभावना तो मैक्सिमम है, क्योंकि उसमें 2 ही तरीके के मॉलिक्यूल तो हैं। अब मान लो ए बी प्रोडक्ट बन रहा है। अब मान लो कोई एक और रिएक्शन है मेरे पास, जैसे ए प्लस बी प्लस सी, इससे प्रोडक्ट बन रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। मतलब यहां पे ए और बी मिलके क्या बना रहे थे? ए बी बना रहे थे। उतनी मात्रा में हमने ए बी सी लिया तो मॉलिक्यूल कितने हो गए? 3 टाइप के। अब उनमें ए और बी में टक्कर होने की संभावना यहां पे और यहां पे क्या बराबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि ए जब यहां से बी को टक्कर करेगा, कोलिजन करेगा, मतलब ए के साथ बी के साथ जुड़ेगा, तब यहां तो 50% ए और बी दोनों है, 50-50, तब आधे आधे हैं तो मैक्सिमम होगी पॉसिबिलिटी। लेकिन यहां ए के बी से जुड़ने, ए मान लो बी से जुड़ने की कोशिश कर रहा है, रास्ते में सी मिल गया तो ये सी से जुड़ जाएगा, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो कोलिजन जो होता है वो मैक्सिमम होता है कहां पे? जब मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता क्या हो? रिएक्शन की कम से कम हो, यानी रिएक्टेंट कम से कम हो तो रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पे कम है चांस, यहां पे कम है चांस ए बी बनने के और यहां पे ए बी बनने के ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पे तो और भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, बी सी भी बन रहा है और ए सी भी बन रहा है। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी का इतना सा मतलब है। सिंपल रिएक्शन के लिए ये डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन नहीं है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए डिफाइन क्यों नहीं है भाई? आपने देखो सिंपल रिएक्शन के लिए एक स्टेप में बोल दिया कि 2 + 1 3 है इसकी मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, अब मान लो कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मैंने बोला था वो किसमें हो रही है? मल्टीपल स्टेप में। मल्टीपल स्टेप में मतलब उसके 2-3 स्टेप है। आप कौन सी स्टेप से डिसाइड करोगे कि ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी है? नहीं कर पाओगे, पहली बात तो ये। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमने देखा कि सीधा तो हम डिसाइड करेंगे नहीं, हम करेंगे जो स्लोएस्ट स्टेप है उससे, जो स्लोएस्ट स्टेप है उसकी जो मॉलिक्यूलरिटी होगी उसी से हम डिसाइड करेंगे। बस उसमें एक शर्त है, उसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट का मतलब जैसे कोई मेन रिएक्शन है, ए से बी बन रही है, ठीक है, इंटरमीडिएट में हमने उसको स्टेप वाइज में डिफाइन किया, तो हमें लगा कि ए से बी ना बनते हुए पहले ए से सी बन रहा है, फिर सी से क्या बन रहा है? बी बन रहा है, मतलब वो 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। तो ए से सी वाला क्या है? हमारा स्लोएस्ट स्टेप, मतलब उसको हम मॉलिक्यूलरिटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप क्यों? क्योंकि वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बनेगा। ठीक है, आरडीएस, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था। हाँ, इसके 1-2 पॉइंट और है कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी, मॉलिक्यूलरिटी हमेशा इंटीजर होती है। इंटीजर यानी पूर्णांक, इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8। लेकिन ऐसे हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा क्या है?
कोई मतलब नहीं है 3 से ज्यादा होने का। क्यों? 3 से ज्यादा होगी तो कोलिजन होने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे। 3 वाली में तो मैंने बताया कि 2 से कम होंगे, ठीक है, 1 2 3 हो सकती है। तो मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑर्डर तुम्हारे इंटीजर होती है, और उससे 3 से ज्यादा इसको डिफाइन नहीं कर सकते। 1 2 पॉइंट और, नेगेटिव नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, और फ्रैक्शनल में नहीं होगी। फ्रैक्शनल मतलब 1/2, 1/3, 1/5, 1/7 ऐसे नहीं होगी, ठीक है, 2/7। नेगेटिव, नेगेटिव हो सकती है क्या? मैं 2NO को नेगेटिव में क्या लूं? नहीं ले पाऊंगा। क्या लूं इसका नेगेटिव में? नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जीरो, जीरो लूंगा तो रिएक्शन ही क्या होगी, स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी, नहीं हो पाएगी। फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। फ्रैक्शनल इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि रिएक्शन को हम किस में लिखेंगे, सिंपल फॉर्म में, ठीक है, उसको बैलेंस करके सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। अच्छा, ऑर्डर क्या हो सकती है? ऑर्डर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, और फ्रैक्शनल भी हो सकती है। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बातें मैं पहले बता चुका हूं आपको, ठीक है, याद रखना। ये जो मैंने बोला है कुछ लिखवाया नहीं है इसमें, ये आप सुन के नोट कर लेना। ये 2 3 पॉइंट है, 1 2 कोई छूट ना जाए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो जो उसकी मैकेनिज्म में जो मल्टीपल स्टेप आएंगे उसी से हम एक को डिसाइड कर लेंगे कि ये इसकी क्या है, मॉलिक्यूलरिटी है। हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी हो सकती है ना? क्यों नहीं हो सकती भाई? मान लो कोई रिएक्शन है जो मल्टीपल स्टेप में चल रही है, ए से पहले मान लो ए से डी बनाना है, ए से मल्टीपल स्टेप में पहले स्टेप में ए से बी बन गया, दूसरे स्टेप में बी से सी बन गया, तीसरे स्टेप में सी से डी बन गया, अल्टीमेटली ए से डी बना। तो हर मल्टीपल हर अलग अलग स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो ये था कोलिजन, 3 से ज्यादा इसको डिफाइन नहीं कर सकते। ये रिएक्शन का मैंने एग्जांपल ले लिया, 2 और 1 3 है। मान लो कोई और रिएक्शन है, H2 + I2 क्या बना है, 2HI, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 1 और 1 2 मॉलिक्यूलरिटी है इसकी। मान लो ये सिंपल रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है तो इसकी ऑर्डर भी कितनी हो गई, 2, सिंपल, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, हो गई हमारी इतनी बात। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को होनी भी नहीं चाहिए। मॉलिक्यूलरिटी छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, आते हैं कई बार सवाल फंस जाते हैं, ऐसे ही बड़े नॉर्मल है, तो आप हम चक्रों में पड़ जाते हैं कि ये मॉलिक्यूलरिटी क्या चीज़ होती है। रिएक्शन की कुछ नहीं होता, बस रिएक्टेंट, जो सिंपल रिएक्शन आपको दी गई है उसके जो रिएक्टेंट का टोटल है वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी है, स्टोइकियोमेट्री का मतलब, ठीक है। अब है देखो, स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्या होती है। पहला हम लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हमने ऑर्डर का मतलब तो समझ ही लिया था। पहला है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका सीधा सा मतलब है भाई, देख, रेट लो हम लिख रहे थे, ऑर्डर कितना है, 0, ये लिख दिया मैंने 0, ठीक है। ए क्या है इसका, रिएक्शन ये है, ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, ए क्या है, रिएक्टेंट है। जो रेट होगी, रेट लो से वो ए पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी, और डिपेंड कैसे करेगी वो बताएगी हमें ऑर्डर। ऑर्डर कितनी है इसकी, 0, मैंने लिख दिया। तो R = K, A की पावर 0 मतलब 1, तो K, R और K क्या हो गए, बराबर हो गए। अब बताओ मुझे, इस फॉर्मूले को देख के तुम्हें लग रहा है क्या कि इस रिएक्शन की जो रेट है वो ए की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है? नहीं करती, इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन, ठीक है। मतलब जो भी तुम्हारा रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन पर रेट डिपेंड नहीं करेगी, चाहे आप कंसंट्रेशन कितनी भी बढ़ा दो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन एग्जांपल, पहला N2 + 3H2 = 2NH3। क्या होता है ये कोई मेटल है, प्लेटिनम, ठीक है। इस पे क्या हो रहा है, ये हायर प्रेशर पे, प्रेशर क्या है इसका, हायर प्रेशर पे क्या हो रहा है, ये एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इस पे ये जो रिएक्शन है ये मेटल की सरफेस पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इसका जो ये होगा ऑर्डर होगी वो होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हिंदी में बोले तो शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब N2 और हाइड्रोजन पे ये डिपेंड नहीं करेगी। दूसरी है फोटोकेमिकल रिएक्शन।
एग्जाम्पल फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है, H2 प्लस CH2, ये होता है फोटोकेमिकल मतलब प्रकाशिक ऊर्जा की उपस्थिति में। HNu मतलब फोटोन, फोटोन है ना, HNu मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते हो ना, इज टू HNu, वो तो ये क्या करेगा, HCl बना लेगा, 2HCl, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन, और ये तुम्हें एग्जांपल याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है, एक दो एग्जांपल, क्योंकि ये क्या सारी प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो प्रैक्टिकल तो हम यहाँ कर नहीं सकते, मैं तो थ्योरी में बता सकता हूँ, प्रैक्टिकल तो मतलब पहले हो चुके हैं इनके, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है ध्यान में कि ये जो एक दो रिएक्शन है वो क्या होती है, शून्य ऑर्डर रिएक्शन होती है, जीरो ऑर्डर। ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे वो क्वेश्चन में मेंशन करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे कभी पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आप टिक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है, ज्यादा होता नहीं है कुछ भी, ठीक है। हो गई इतनी बात। अब हम करते हैं एक काम और। अब जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये लिख लेना, आप नोट कर लेना, इसके लिए मैं एक इंटीग्रेटेड रेट लॉ बना रहा हूं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, कि आप रिएक्शन को देख के क्या क्या पता लगा सकते हो। मतलब अगर आपको मैं k दे दूं, टाइम दे दूं, कुछ भी, मतलब ये रिएक्शन इतने टाइम में कंप्लीट हो रही है, तो आप उसकी रेट कैसे पता लगाओगे। देखो इसके लिए मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हिंदी में बोले तो समाकलित दर समीकरण, समाकलित दर समीकरण किसके लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए, ठीक है। क्या करना है, देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, पूरा बोर्ड भरेंगे अपन। ये क्या है, ए क्या है, रिएक्टेंट, क्या बना रहा है, प्रोडक्ट। आपको नजर आ रहा है क्या, एकदम क्लियर कट, ओह एकदम मस्त, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है। क्या होगा, t बराबर 0 टाइम पे, t बराबर 0 मतलब जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। t बराबर 0 टाइम पे क्या होगा, इसकी मान लो मैं कंसेंट्रेशन ले रहा हूं A नोट, ठीक है, A नोट को मैं ले रहा हूं छोटा a, ठीक है, और इसकी कितनी होगी 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही हुई है, अभी तो ये बना ही नहीं है प्रोडक्ट। तो t बराबर t टाइम पर, t कोई टाइम है, t टाइम पर देखो, अब ये क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट समय के साथ क्या हो रहा है, खत्म, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो मतलब a था पहले, तो a में से कुछ खत्म हो गया, तो इतना बच गया होगा। a में से मैं बोल रहा हूं x खत्म हो गया, a में से x खत्म हो गया, तो कितना बचा, a माइनस एक्स। मान लो 5 थे पहले, 5 थे शुरू में, टाइम के साथ मैं बोल रहा हूं 2 खत्म हो गए, तो 5 माइनस 2 ऐसे ही तो लिखूंगा, 5 माइनस 2 कितने बच गए, 3। तो पहले a था, x खत्म हो गया, डिसोसिएट विघटित हो गया, तो a माइनस एक्स बच गया, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री क्या है, 1 और 1 बराबर है, तो मैंने आपको याद करो पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ये x डिसोसिएट होगा तो ये कितना बनेगा, x बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्री क्या है, सेम है, x मोल कॉन्सेप्ट के हैं ये, तो थोड़े ध्यान में रखना, ठीक है, x। अब मुझे ये बताओ, इस रिएक्शन के लिए लिख दो रेट, अपने हिसाब से लिखो। कैसे लिखोगे, रेट के लिए मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि क्या है, ए क्या हो रहा है, रिएक्टेंट हो रहा है खत्म, तो लिख दो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, हो गया। कोई दिक्कत किसी को, माइनस क्यों लगा, क्योंकि समय के साथ क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। ए क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए, वो किसी भी टाइम पे हो सकती है, ठीक है, शुरू में आप ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, आपको जब रेट निकालनी है तब। क्यों भाई, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, जब रेट निकालनी है, क्यों, डी बाई डी टी लगाया सर, ये सर ये तो इंटीग्रेट वो है, इंस्टेंटेनियस रेट है, इंस्टेंटेनियस, आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हो। ग्राफ याद है ना, देख लेना पिछली वीडियो में, नहीं याद है तो, ठीक है, माइनस डी ए अपॉन डी टी, होगी बात। अब मैं बोल रहा हूं आपको रेट लो, इसके नीचे कंटिन्यू करना है, रेट लो। रेट लो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से याद है, हमें पता ही है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, कौन सी ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। रेट लिखनी है तो कैसे लिखोगे, के
ए की पावर 0। आगे समझ में बात, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रेट ये भी है, किससे लिखी हमने? रेट लॉ से। ये कैसे लिख दी? प्रैक्टिकल से। ये कैसे लिख दी? हमारे थ्योरेटिकल नॉलेज से। क्यों? क्योंकि ए हमेशा खत्म होता है, हमें पता है। अब बोलो, रेट को बराबर कर दो, रेट ये भी है, रेट ये भी है, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी के ए की पावर 0 माइनस डी ए, ठीक है, क्या करोगे? माइनस माइनस को हटा के ए नोट को मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसे नहीं, माइनस डी ए अपॉन डी टी इजकल टू के। क्यों? ए की पावर 0 1 बन गया, माइनस डी ए के डी टी। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया और जो माइनस है वो मैं यहां लगा रहा हूं, इसका नहीं है, ठीक है। अब कर दो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करना आता है क्या? आता है क्या भाई? इंटीग्रेशन फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, अरे यार उसमें क्या बोलते हैं आपकी, मैथ्स में। मेरे पास तो मैथ्स थी नहीं, तो मुझे थोड़ी जरूरत पड़ती थी इंटीग्रेशन की, ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं थी, तो मैंने सीख लिया था। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? ये किसकी कंसंट्रेशन है? डी ए। इसका इंटीग्रेशन मान लो, थोड़ा सा बता देता हूं इंटीग्रेशन जिसको नहीं आता। जैसे मान लो मैं x है, इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं dx के सापेक्ष, ठीक है, ये कोई फंक्शन है। जब इसका इंटीग्रेशन करता हूं, ये क्या, किसका साइन होता है? इंटीग्रेशन का। तो मैं क्या करूंगा, x की पावर यहाँ पे मान लो n है, ठीक है, x की पावर क्या है? n है। तो क्या करूंगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अगर मान लो x की पावर यहाँ पे क्या हो? 1 हो, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो क्या बना? x की पावर 2/2, ठीक है, x स्क्वायर अपॉन 2, यही बनाना। तो वैसे ही जैसे मान लो अब यहाँ क्या है, अब यहां देखो, यहां क्या है? सीधा ये लिखा हुआ है dx, ठीक है, dx है। मैं इसको क्या बोल सकता हूं? सीधे dx को x की पावर 0 बोल सकता हूं। कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? x की पावर 0 मतलब 1 होता है। 1, इसका इंटीग्रेशन कर दो, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, क्या आया रे? बोलो, x ही तो आया। अब x आया, वैसे ये क्या है? किसका इंटीग्रेशन है? डी ए के साथ में कुछ है नहीं, आपको लग रहा है ऐसा कुछ है नहीं, a की पावर 0 है वहां पे, यानी a की पावर 0 मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जैसे अरे फिजिक्स में करते हैं ना, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? t होता है, वैसे ही तो है ये। तो dA, इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? लिमिट लगाओ। लिमिट कहां से कहां तक? मुझे जाना है इनिशियल से फाइनल कंडीशन। इनिशियल से मुझे t टाइम तक स्टडी करना है, तो इनिशियल में कंसंट्रेशन कितनी है? ए नॉट, और फाइनल में जहां तक जाना है वहां की कंसंट्रेशन AT। लगा दी लिमिट। टाइम की लिमिट लगाओ, टाइम की, टाइम 0 से कहां तक जाना है? 0 से t तक जाना है मेरे को, t तक मैं चला जाऊंगा। अब बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? कंसंट्रेशन ऑफ ए कहां से कहां तक? ए नॉट से AT तक। माइनस बाहर ला रहा हूं मैं, माइनस ले आया बाहर, के भी ले आया बाहर। क्यों? के क्या है? कांस्टेंट है। टी लिमिट लगाओ 0 से t, ठीक है। ये क्या है? लिमिट ये अपर लिमिट माइनस फाइनल तुम्हारी लोअर लिमिट, ठीक है। ये माइनस के अपर लिमिट t और माइनस क्या करोगे? 0 करोगे तो t माइनस 0 t, समझ गए? ये क्या है? AT माइनस KT प्लस A नॉट। ये है आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ, समाकलित दर समीकरण। किसके लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। छापो इसको, नोट करो, और कैसे करोगे?
सबसे पहले हमने क्या किया, ये स्टेप लिए। सबसे पहले कंसंट्रेशन ए थी, कुछ टाइम बाद ए माइनस एक्स हो गई, इसकी एक्स हो गई, तो हमें रेट लो लिखना था, हमने लिखी रेट, ठीक है। उसके बाद हमने रेट लो से क्या लिखी, रेट लिखी, ठीक है। उसके बाद हमने ये स्टेप किए। इंटीग्रेशन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया, या फिर मैं अगली वीडियो इंटीग्रेशन पे बना दूं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, क्योंकि अभी हमारे काम आने वाला है, इस चैप्टर में खास करके काम आता है। और फिजिक्स में भी तो आपके काम आता ही है, वो 1D 2D पढ़ने के लिए वहां पे बहुत अच्छे अच्छे इंटीग्रेशन, तो मान लो पूरी फिजिक्स में काम आता ही है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये समाकलित दर समीकरण, किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जल्दी नोट करो इसको, जल्दी नोट करो। हाँ कर लिया भाई, नोट करो करो जल्दी, ठीक है। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, ठीक है। लिखो, वेयर ए नॉट इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, रिएक्टेंट ए टी कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम इंटरवल, या टाइम सीधा लिख दो, आफ्टर टाइम टी, ठीक है। ए कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, टाइम टी बीतने के बाद किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। दूसरी, अच्छा ए नोट को मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूं, ए, तो ए टी को मैं क्या ले रहा हूं, ए माइनस एक्स, समझ में आ गई। एक्स क्या है यहां पे, जहां पे एक्स जो है वो डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन ऑफ ए, जो रिएक्टेंट हमने शुरू में लिया था उसमें से कितने डिसोसिएट हुए, यानी कितने विघटित हुए, हिंदी में बोले तो विघटित कितने हुए, यानी डिकम्पोज कितने होके प्रोडक्ट बना, ठीक है, वो क्या है, एक्स। तो ए टी को मैं क्या लिख सकता हूं, ए माइनस एक्स, है ना, ए टी को सॉरी ए माइनस एक्स लिख ही दिया है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें रखो ए टी, इस फॉर्मूले में समीकरण नंबर 1 है, ये क्या है, समीकरण नंबर 1, ए टी में ए माइनस एक्स रख दिया, आगे बोलो माइनस के टी प्लस ए नोट की जगह ए। अब क्या करूंगा, ए से ए क्या हो गया, कट गया, तो ए का तो खेल खत्म, माइनस माइनस प्लस, तो एक्स बराबर क्या हो गया, के टी हो गया। समीकरण नंबर 2, एक्स बराबर के टी। डिसोसिएटेड कंसंट्रेशन के और टी के मल्टीप्लाई के इक्वल होती है, समझ गए कैसे आया, ठीक है। डायरेक्ट सवाल आता है ना कि आपको के दे दिया, रेट कांस्टेंट दे दिया, और आपको क्या दे दिया, टी दे दिया, और आपसे पूछा कितने मोल डिसोसिएट हुए या कितनी कंसंट्रेशन डिसोसिएट हुई, ठीक है। अब बताओ यूनिट ऑफ के क्या होगी, इस रिएक्शन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से यूनिट ऑफ के क्या लिखूं भाई, यूनिट ऑफ के बोलो, नोट करते रहें, पॉज करके समझते रहें साथ के साथ। यूनिट ऑफ के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट ऑफ के क्या है, याद है ना आपको, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ठीक है। क्या होगी भाई बोलो, ये क्या है, कंसंट्रेशन, सर ये तो कंसंट्रेशन नजर आ रही, ये क्या है, ये भी कंसंट्रेशन। क्या होती है कंसंट्रेशन की यूनिट, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो ये जुड़ कैसे रहा है, इसमें जुड़ गया, ये टाइम है सर। अरे एक बात बताओ मुझे, आप 2 किलो गेहूं में 5 बजे जोड़ सकते हो, अरे सर ये क्या बोल दिया आपने, आपकी बातों का तो कोई सेंस ही नहीं है, नहीं है। वैसे ही इसमें आपको टाइम, इसका कोई सेंस नजर आ रहा है, नहीं, अकेले का कोई सेंस नजर नहीं आ रहा। तो ये जो के टी है ना, के और टी दोनों की यूनिट मिला के, ये तो वही बात होगी ना कि 5 किलो गेहूं में 10 किलोमीटर जोड़ दो, नहीं जुड़ पाएगा ना, नहीं जुड़ पाएगा।
तो क्या करेंगे, AT ये क्या है कंसंट्रेशन, ये भी क्या है कंसंट्रेशन, मतलब ये भी क्या है कंसंट्रेशन। K और T की जो यूनिट है ना दोनों की मिला के, वो किसकी यूनिट है, कंसंट्रेशन की यूनिट है। यानी कि इसकी भी यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स। तभी तो आपस में जुड़ेंगे, तभी तो आपस में ये हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। डिफरेंट यूनिट वाले, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं होंगे, मल्टीप्लाई हो सकते हैं लेकिन जुड़ नहीं सकते। KT प्लस A0 जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा तभी जब दोनों की यूनिट क्या होगी, सेम होगी। तो क्या है इसकी KT की यूनिट बोल दो क्या है, KT की यूनिट है मोल लीटर इनवर्स यानी मोलरिटी। तो K की यूनिट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, टाइम को कहां लेके जाऊंगा, डिवाइड में। टाइम की यूनिट क्या होती है रे, सेकंड, सेकंड को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो K की यूनिट क्या बनी, K की यूनिट क्या बनी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अरे समझ में आ गई ना बात, यूनिट ऑफ K। याद रखने की जरूरत नहीं है बेटू, याद नहीं रखने का, रटना है ही नहीं। रटना क्यों नहीं है, आपको पता है कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप क्यों रटोगे। अब देखो K, हर बार मैं K की यूनिट क्यों लिखाऊं, क्योंकि आप है ना, आप न्यूमेरिकल देख के, क्वेश्चन देख के उसमें वो K देगा, K की वैल्यू देगा, मान लो कोई 5 दे दी, मान लो उसने K की वैल्यू 5 है, यानी कि इस रिएक्शन के लिए इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है। आप उसकी यूनिट देखोगे, यूनिट देखते ही आपको पता लग जाएगा ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स है, मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है ये। अभी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद जब मैं फर्स्ट ऑर्डर वाली करवाऊंगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, और आपको मैं कुछ न्यूमेरिकल दूंगा तब आपको बात पल्ले पड़ेगी। हो गया नोट, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। मिटा देता हूं, अरे किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, ये भी मिटा देते हैं। अब बताओ, अब मुझे एक बात बताओ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, जीरो ऑर्डर मतलब उसकी जो रेट है वो किस पे डिपेंड नहीं करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। ये बात तो हमें समझ में आ गई। अब मैं एक टॉपिक और बता रहा हूं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ ये क्या होता है, अर्ध आयु काल। मतलब क्या है इसका, आपको मतलब पता है क्या इसका मतलब, कोई कंसंट्रेशन है ए की शुरू में, मुझे लेनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ मात्रा में लूंगा। मान लो मैं बोल रहा हूं मैं इसकी 10 जो है वो कंसंट्रेशन ले रहा हूं, 10 मोल लीटर इनवर्स, या मैं बोल रहा हूं इसके 10 मोल में ले रहा हूं, ठीक है, सीधी बात ये है। 10 मोल 5 मोल हो गए कुछ टाइम बाद, क्यों, क्योंकि ए क्या है, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, डिसोसिएट यानी माइनस होगा। 10 से हो गए 5, इसमें मान लो टाइम लगा T, 10 से 5 मतलब आधे हो गए, आधे, 10 से 5 कौन, मोल T। ये जो T है ना वही उसका क्या है, अर्धायुकाल है। जब कोई भी कंसंट्रेशन या कोई भी रिएक्टेंट की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा होती है, मॉलिक्यूल होते हैं, पार्टिकल होते हैं, आयंस होते हैं, जो भी होते हैं, कंसंट्रेशन होती है, अगर वो किसी टाइम में उसकी आधी हो रही है तो वो टाइम जो है वो क्या कहलाता है, उसका अर्ध आयु काल, ठीक है। बात आ गई समझ में, डेफिनेशन तो हो गई है, ज्यादा अपने को बस थोड़ा सा सोचना है, लिखने लिखने के चक्कर में नहीं पड़ना है, हो गई है, ठीक है। अब हमने एक अभी जस्ट 2 मिनट्स एगो हमने एक बनाया था AT माइनस KT प्लस A0, समीकरण बनाई थी। AT को मैं शुरू में इनिशियल कंसंट्रेशन को मैं क्या ले रहा था, A ले रहा था, ले लिया A, KT माइनस T अब मैं बोल रहा हूं T क्या है, हाफ लाइफ, तो मैं T के पैर में 1/2 लिख रहा हूं, ठीक है, T 1/2, T हाफ लाइफ यानी अर्धायु काल, ठीक है। अब AT में क्या बोल रहा था, A माइनस एक्स बोल रहा था AT को, और X में क्या बोल रहा हूं अब,
x यानी विघटित यानी डिसोसिएट, 10 से 5 मतलब इनिशियल का आधा, 10/2 यानी 5। तो मैं इनिशियल का आधा x को मानू a/2, इनिशियल क्या था a/2, तो जो at है वो क्या हो जाएगा a माइनस a/2 यानी कि a/2 रख दो, at a/2 रख दिया, करो सोल्व। नहीं a/2 और इसको इधर ले आओ और उसको इधर ले जाओ, तो kt इज इक्वल टू a माइनस a/2, तो kt इज इक्वल टू a/2। तो t, ये t क्या है 1/2, t हाफ है ये, है ना, t के पैर में हाफ, 1/2 a/2 के। a/2 के, t हाफ a/2 के। आपको क्या लग रहा है इतने समय में ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की क्या है, हाफ लाइफ है। इतने समय में जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की कंसंट्रेशन जो है वो आधी हो जाएगी a/2 के, ठीक है। मतलब जो इसका जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन आप जितनी ज्यादा लोगे उसका टी हाफ उतना ही ज्यादा होगा। वो तो दिख रहा है हमें जीरो ऑर्डर वाली रिएक्शन के कि जितनी ज्यादा हम मॉलिक्यूल लेंगे, जितनी ज्यादा सांद्रता लेंगे, जितनी ज्यादा क्वांटिटी लेंगे, उतनी ही ज्यादा उसका टी हाफ होगा, ठीक है। ये तो होगी थी बात जीरो ऑर्डर रिएक्शन की सारी, ठीक है। चलिए इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं तक मैं स्टॉप करूंगा। अब हम इससे आगे रिलेटेड जो है वो इसके ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बिल्कुल सिंपल बनेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आप याद रख सकते हो उनको। याद क्या, कॉन्सेप्चुअल है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे आप खुद ही बना लोगे, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है, वहीं से स्टार्ट करना है, जीरो से। आप पहले ए से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के बाद वो सारी प्रोसेस करनी है, समाकलित दर समीकरण लिख दी। एक बार आप खुद से अपने खुद से लिख के देख लो, आपको आने लगेगा। ग्राफ में बनाना सिखा दूंगा कैसे बनाते हैं। थोड़ा सा बस ग्राफ के बारे में नॉलेज लेना कि स्ट्रेट लाइन वाला कैसे होता है, इक्लिप्स वाला कैसे होता है, थोड़ा सा पढ़ लेना। वो ग्राफ कैसे बनते हैं फिजिक्स में आते ही है, आपको पता ही है शुरू में। तो 1D 2D में ग्राफ का खेल रहता ही है, तो थोड़ा उसको स्टडी कर लेना कैसे वो बनते हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।